इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आई हूँ जो पंजाब की और पाकिस्तान की तकदीर बदलने की अहलियत रखता है। इसमें हम स्टिमुलस देना चाहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, क्योंकि किसी भी तरक्की के लिए अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं, जितना उससे फ़ायदा आपकी लोकल इकॉनमी को होता है, एक आम इंसान को होता है, एक छोटे इन्वेस्टर को होता है, उससे इकॉनमी का जो पहिया है वो चल पड़ता है और उसका जो फ्रूट है वो लोगों को मिलता है। तो हम आज चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस लेकर आए हैं। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। उस पर 0 इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेयर करेगी। और उसके लिए आपकी जो उसको शुरू करने का टाइम है उसको हमने 0 कर दिया है। आपको किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आपको कोई नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं। आज आप फैसला करते हैं कि आपने कोई कारोबार करना है या अपने एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है या स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए आप बैंक ऑफ पंजाब को अप्लाई करेंगे। कर्जे के लिए जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए, हमने आपके लिए बिजनेस प्लान्स भी बना दिए हैं, हमने आपके लिए जो फीजिबिलिटीज़ भी हम डेवलप कर रहे हैं, और हम आपके लिए एक हैंड होल्डिंग का सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने आमदनी के ज़राए बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको कारोबार करने में कोई दुश्वारी आती है या उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए हमने पूरा हैंड होल्डिंग का एक सिस्टम, मैंने ज़फ़र साहब को जो बैंक ऑफ पंजाब के हेड हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के साथ मिलके हम आपके लिए बिजनेस प्लान्स भी बना रहे हैं, फीजिबिलिटीज़ भी बना रहे हैं, और अलॉन्ग द वे कर्जा मिलने के बाद अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी हम आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भी हम हाजिर हैं। और ये तारीख का अपना पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% सूद फ्री मिलेगा। आप आज कर्जा ले लें और कल से अपना काम शुरू कर दें, तो ये हमने इसको पॉसिबल बना दिया है। आपको अगर नक्शा पास कराना है वो अलॉन्ग द वे होता जाएगा। आपको कोई एनओसी की ज़रूरत है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, वो भी आप बाद में कर सकते हैं। तो आपका जो स्टार्ट करने का बिजनेस का टाइम है वो 0 है। आज लें और कल स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ मैं इसको इंसेंटिवाइज कर रही हूँ। अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत है, अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में हो या वो आपकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर हो। हम आपको बिल्कुल नॉमिनल रेट्स के ऊपर मैं ज़मीन, जिसको मुफ्त आप कह सकते हैं, कि एक प्रोसेस के थ्रू हम आपको वो ज़मीन देंगे। आप अप्लाई करें अगर आपको ज़मीन चाहिए, ऑलमोस्ट मुफ्त है वो ज़मीन। आप वहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा लें, वहाँ अपना कारोबार शुरू करें, और साथ साथ आपकी जो लाइसेंसेस हैं वो भी होते जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके लिए हमने और ज़्यादा जो है उसको इंसेंटिवाइज किया है। उसके लिए हम और कंसेशंस लेके आ रहे हैं और इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ें और पाकिस्तान की डिपेंडेंस दूसरी चीज़ों पे कम हो। तो वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो समझते हैं कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी हाउस होल्ड अर्निंग में और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं फाइनेंशियली, और इस वक्त उनके पास नौकरी नहीं है, तो मैं उनको ये कहूँगी कि ये स्कीम उनके लिए है। और जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि पिछले बहुत साल इकोनॉमिक मलेज रहा है तो लोगों के कारोबार ने बहुत सफ़र किए, इसलिए वो लोग जो अभी एग्जिस्टिंग उनका कोई कारोबार है लेकिन उनको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जिसको वो इन्वेस्टमेंट करके वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो ये स्कीम जो है ये उनके लिए भी है। मौलाना फजल रहमान, तुम्हारी भी अपनी हैसियत रही है कि तुम इमरान खान के सामने बैठ सको, जो तुम्हारा कैलिबर है पॉलिटिकल, और इमरान खान का एक लीडर कैलिबर है। मौलाना फजल रहमान साहब, आपके जो 2-5 आए हुए हैं ना, आ जाए, बैठ जाए, हल्के खोल लेते हैं, आप आ जाए, आप डिमांड कर लें, हमारे साथ राजी हो जाए। फॉर्म 45 लेते हैं, आपके जो 4-5 घूम रहे हैं, ये भी सारे के सारे जो है ना ये फॉर्म 47 वाले हैं। मेरा स्टांस ये है
کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا اس حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی میری تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ملے گی عمران خان کو. مولانا فضل الرحمان تمہاری بھی اپنی حیثیت رہی ہے کہ تم عمران خان کے سامنے بیٹھ سکو, جو تمہارا کیلیبر ہے پولیٹیکل, اور عمران خان کا ایک لیڈر کا کیلیبر ہے. میں اس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں, میں اس پہ اپنی یہ رائے رکھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے پختونخوا میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کے جو 2-5 آئے ہوئے ہیں نا, آ جائیں, بیٹھ جائیں, ہلکے کھول لیتے ہیں. آپ آ جائیں, آپ ڈیمانڈ کر لیں, ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں. فارم 45 لیتے ہیں, آپ کے جو 4-5 گھوم رہے ہیں, یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارم 47 والے ہیں. تو اس طرح کا وہ بیان دے گا, اس طرح کا امیچور بیان دے گا اور اس طرح کی باتیں کرے گا, تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے جواب دوں گا کہ الٹا مینڈیٹ تو میرا پختونخوا میں چوری ہوا ہے. میرے اس وقت کئی ہلکے اس وقت کھلا چوری ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب, آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, آپ تو خود پاکستان سے ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. آپ سے دھوکہ ضرور ہوا ہے, جو آپ سے وعدے ہوئے تھے اور ہر حکومت نے حصہ باندھ کر. اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو چکا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا کون سے بڑے فیصلے آج ہوئے ہیں, وہاں اجلاس کا جو ماحول تھا کیسا تھا, کیا مطالبات آپ نے پیش کیے ہیں, حکومت کا کیا رد عمل تھا, اور آج کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بتائیے گا. ٹھیک تھا, ظاہر ہے جب گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو ماحول ہو تو گفتگو ہوتی ہے. ہم نے اپنے تحریری مطالبات دے دیے ہیں, یہ دستاویز میڈیا پہ بھی اب آ چکی ہے. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بننے ضروری ہیں. وہ بتائیں گولی کیوں چلی, وہ بتائیں انٹرنیٹ کس نے بند کیا, وہ کمیشن دیکھیں کہ آگ اگر لگی ہے تو کس نے لگائی, CCTV فوٹیج کہاں ہے. یہ تمام مطالبے ہم کر رہے ہیں, اور جب تک اصولی طور پہ کمیشن کے قیام کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسیران ہیں ان کو قانون کے مطابق عدالتوں سے رہائی ملنی چاہیے. جو ان کی ضمانتوں کی مخالفت کی جاتی ہے, اب 2 سال ہونے کو آئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو حکومت کے اختیار میں ہیں. یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر مزید ماحول بنے گا. ہم الیکشن کے اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے کہ 8-9 فروری کو الیکشن کو لوٹا گیا. ہم آئندہ کے لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن کو شفاف بنانے کی ضمانت دی جائے, جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا وہ ہمیں واپس ملے. یہ تمام باتیں ہوں گی, لیکن پہلے یہ 2 باتیں ہوں. اس پر حکومت کا کیا رد عمل تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی؟ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا رد عمل تحریری طور پہ یا جس طرح بھی وہ دیں گے اگلے چند دنوں میں دیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگلی نشست ہوگی یا نہیں ہوگی. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل ہے. ان سیاسی اسیران کی رہائی کا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں عمران خان شامل ہیں. ان کا, عمران خان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ آخری شخص ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا, باقی سب لوگوں کو رہائی. کیا عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں جیل سے باہر آئیں گے یا عدالتوں کے ذریعے؟ دیکھیے عدالتوں کے ذریعے آئیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ مقدمہ بنانا تو حکومت کے اختیار میں ہے نا. ان پہ 200 مقدمے بنے ہوئے ہیں, لغو نوعیت کے مقدمے بنے ہوئے ہیں. ان مقدموں کو نہ بنانا یا ان مقدموں سے دستبردار ہونا تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. اور جہاں ان کی بیل بنتی ہے, دیگر اسیران کی بیل بنتی ہے, ضمانت کا حق ہے, وہاں مخالفت کرنا بھی حکومت کی ثوابدید ہے. بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, اس کو آپ انڈورس کریں گے؟ تردید میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑی میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, قرم بھی اس میں ڈسکس ہوا, اس میٹنگ میں شاید ملاقات ہوئی ہے. کیا اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن کی گئی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے وہ ایک اور نوعیت کی میٹنگ تھی جس کا تعلق صوبے میں امن و امان کے حوالے سے تھا. ہم تو مسکرا رہے ہیں, ہمارا تو مسکرانے کا ٹائم ہے, اس لیے کہ جس بگیسٹ پولیٹیکل ریالٹی کو آپ نے کہا کہ اس کے نام کے اوپر کٹا لگ گیا ہے, آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نے اس کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ تم لوگوں کی سیاستیں ختم ہو گئی, تم لوگوں کے پاکستان میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں بچی. آج اسی سیاسی رہنما کی, اسی عمران خان کی جو دیوقامت رہنما ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے سامنے, بونے ہیں اب آپ کے لیڈرز اس کے سامنے, آج اسی عمران خان کی بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. پہلے مذاکرات میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ممبرز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا دا واسطہ جنہیں ہیں نہیں انہیں آ جاؤ. عمران خان آپ سے کو NRO لے رہا ہے, عمران خان اپنا کیس لڑکے باہر آ رہا ہے, اور آپ تسلی رکھیں, جو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک ہے, ہمیں اندازہ ہے. میں نے آج سے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہم تو مسکرا رہے ہیں. چند لمحات قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے, اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئیں جن کا حقائق سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نیگوسیشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہمارے سارے اکثر اراکین اسلام آباد سے موو کر چکے تھے ٹورڈز دیئر ڈیسٹینیشنز ایز پر دیئر کمٹمنٹس. جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب, وہ اس وقت راولپنڈی میں ہیں اور ٹائملی پہنچنا ان کا ممکن نہیں تھا. اسی طریقے سے اسپیکر اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب,
तमाम लोग मूव कर गए थे, तो फिर ये जिम्मेदारी मेरे हवाले की गई जी। मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फ्रस्ट्रेशन ये थी और ये अज्यूम किया जा रहा था और हमें शायद बार बार इस बात पर मजबूर भी किया जा रहा था। पहले तो ये कि हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दें, और फिर ये अज्यूम कर लिया गया कि जब हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर देंगे तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे, ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी, इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। हम भी ज़ाहिर है इतने दिन से बड़ी सोच फिक्र में थे और हमें पता था कि गवर्नमेंट ने कहाँ से आके हम पे बैशिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे NRO का, वो तो खुद तबाह हो गया। आज उनकी गुफ्तगू से भी तबाह हो गया, और आज हमारी तरफ से जो ड्राफ्ट जमा करवाया गया उसके ज़रिए भी तबाह हो गया। दूसरी बात यह है कि हमने जो मुतालबात पेश किए उसके अंदर हमने कैटेगोरिकली ये बात कही कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते, और हमने अपनी तरफ से वन स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TORs जो हैं उनका तयन वहां पर कर दिया, जिससे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। ये जो आपने कहा कि हमने प्रोपोगेंडा कर दिया, झूठा प्रोपोगेंडा करते रहे, कोई ज़ख्मी नहीं है, कोई शहीद नहीं है, हमारे पास नाम नहीं है, ये मैं आपके सामने अब नाम पढ़ने लगा हूँ 13 शुहदा का, जिनका वो कैटेगोरिकली कह रहे थे कि इनके पास तो कोई शहीद ही कोई नहीं है, तो इनका नैरेटिव ख़त्म हो गया कि गोली नहीं चली। मोहम्मद इलियास सन ऑफ इलियास हुसैन, नंबर 1। कादिर खान सन ऑफ गुलाम हैदर, नंबर 2। मुबीन खान सन ऑफ औरंगजेब खान, नंबर 3। सरदार अली सन ऑफ अब्दुल वली, नंबर 4। तारिक खान सन ऑफ बख्त शरीन, नंबर 5। मोहम्मद अली सन ऑफ गुल खान, नंबर 6। इमरान अब्बासी सन ऑफ मोहम्मद गुलजार, नंबर 7। ताजुद्दीन सन ऑफ रहमानुद्दीन, नंबर 8। अब्दुल रशीद सन ऑफ जलालुद्दीन, नंबर 9। अहमद वली सन ऑफ अब्दुल्ला खान, नंबर 10। अनीस सत्ती सन ऑफ सफारिश हुसैन सती, नंबर 11। सरदार शफीक अहमद सन ऑफ सरदार उमर खान, नंबर 12। मोहम्मद इदरीस सन ऑफ समंदर खान, नंबर 13। ये वो 13 शुहदा हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। आप फोरम नहीं हैं कि आपको ये लिस्ट दी जाए। आप 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाएं, ये लिस्ट हम वहां पर देंगे। इसी तरीके से कहा गया कि जी कोई जख्मी नहीं है। और मैं इसमें एक और बात वजाहत कर दूं, KPK की हुकूमत की तरफ से और CM KPK की तरफ से इन तमाम शुहदा को, अगरचा जान की कोई कीमत नहीं होती, ये बात हम इस पर बहुत क्लियर हैं, लेकिन एक शहीद के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपने तई इन तमाम 13 अफराद को जो कंपनसेशन है वो उनके घरों तक पहुंचा दी गई है। अगरचा जान की कंपनसेशन नहीं है, ये मैं पहले बात क्लियर कर रहा हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते KPK में हमारी हुकूमत थी, हमने अपने तई जो कर सकते थे वो कर दिया। तो राना साहब, ये है 13 शुहदा की लिस्ट। जो आप कह रहे थे कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। नंबर 2, आप कह रहे थे कि हमारे पास जख्मियों की कोई लिस्ट नहीं है। ये मैंने उनके एड्रेस आगे से काट दिए हैं ताकि वो शुहदा भी मिसिंग्स में ना चले जाएं। अब वो जख्मी जो हैं वो मिसिंग्स में ना चले जाएं। इस लिस्ट के अंदर गन शॉट्स हैं, ये एक लिस्ट है और ये दूसरी लिस्ट है। ये गन शॉट्स हैं, गन वुंडेड हैं, इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप फोरम नहीं है कि हमने आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करनी है। आपके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि आप ये लिस्टें हमसे मांगें, क्योंकि गोलियां आपने चलाई हैं, मैसेकर आपने किया है, कत्लेआम आपने किया है। आप खुद ही कातिल और खुद ही मुनसिफ का किरदार अदा करने की कोशिश ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है जुडिशल कमीशन बनाने की, जो आप इनोसेंट प्ली करते हैं कि हम गिल्टी नहीं हैं, हम इनोसेंट हैं, आप कमीशन बनाएं, हम ये तमाम चीजें वहां पर पेश करेंगे। ये एक लिस्ट है 11 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 13 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 10 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 6 अफराद पर मुश्तमिल, और ये एक लिस्ट है 22 अफराद पर मुश्तमिल। ये गन वुंडेड इंजर्ड हैं, इनको गोलियां लगी हैं। तो ये जो आपने एक बात करने की कोशिश की कि हमने दुनिया को गुमराह कर दिया,
یا ہم نے یہ کر دیا یا ہم نے وہ کر دیا. ہم نے یہ لسٹیں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی, ہم نے یہ لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہیں.